मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10। बराबर। सबसे पहले इसेंशियल एलिमेंट क्या है, बोला मुझे। सबसे पहले इसेंशियल एलिमेंट क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, दैट इज एग्रीमेंट। अरे सेक्शन 10 की बात कर रहा हूं मैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दैट इज एग्रीमेंट। खाली ऑफर से एग्रीमेंट नहीं बनेगा, खाली एक्सेप्टेंस से एग्रीमेंट नहीं बनेगा, दोनों होने चाहिए तो एग्रीमेंट बनेगा। समझ में आ रहा है? Offer as long as not accepted is just an offer. Offer as long as not accepted is just an offer. There is no binding relationship. There is no legal relationship. Acceptance without knowledge of offer is not acceptance. कल का एग्जांपल देखा था हमने। शिंदे मैडम किधर गई? सच्चे में गुम हो गई क्या? शिंदे मैडम किधर है? तो हम दोनों गायब है। अरे भाई वो एक ही रोड से आते हैं, उनको साथ में आते हैं। वो हंस क्या रहे हो? अब तुम तीनों साथ में आते हो, मैं हंसता हो गया? हाँ, ऐसा थोड़ी है मैडम। उनका रूट एक ही है। वो किससे मेट्रो से ट्रैवल करते हैं वो। ठीक है, आगे ध्यान देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, आएंगे वो, ध्यान देना। तो व्हाट आई मीन, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट। शिंदे मैडम का एग्जांपल दिया था, पटरा मैडम ने शिंदे मैडम को ढूंढ के लाया था विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेंस। याद है ना एग्जांपल, या भूल गए? शिंदे मैडम को ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं था, उसने शिंदे मैडम को ढूंढ के उसके मम्मी को दे दिया। तो एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेंस। तो ऑलवेज रिमेंबर, राइट, ओनली ऑफर not agreement, only acceptance not agreement, acceptance to give an offer is agreement। तुमने किसी दूसरे भलती चीज के लिए एक्सेप्टेंस दिया है, तुम्हें एक्सेप्टेंस किसको देना है? ऑफर को देना है, ये समझ में आना चाहिए। एक्सेप्टेंस टू गिव एन ऑफर इज एग्रीमेंट। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, दैट इज फर्स्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे यस और नो? फ्री कंसेंट मतलब क्या, बोलो मुझे। The consent is said to be free when it is not obtained through 5 means, not obtained through coercion। coercion मतलब धमकाना, राइट? अरे समझा क्या? आप गन दिखा के उसको धमका रहे हो। आई होप समझ में आ रहा है। तुमने बहुत सारी मूवीज देखे, उसमें धमकाना जो आता है ना वो, ठीक है। अरे यस नो, इफ कंसेंट इज नॉट obtained through coercion। दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीसरा राइट मिसरिप्रेजेंटेशन। फोर्थ मिस्टेक। फोर्थ इज फ्रॉड एंड देन मिस्टेक। मिस्टेक सबसे इनमें रखते जाओ। समझ में आ रहा क्या? अगर इनके थ्रू कंसेंट नहीं है तो फ्री कंसेंट है, मतलब विलिंगली कंसेंट दी है, राइट। बट अगर कोएर्शन के थ्रू है, या मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू है, या फ्रॉड के थ्रू है, या अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू है, या राइट मिस्टेक के थ्रू आपने किसी की एक्सेप्टेंस ऑब्टेन की है, एसेंट ऑब्टेन की है, कंसेंट ऑब्टेन की है, तो उस केस में मैडम इट इज नॉट ए फ्री कंसेंट। तो हमें अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो कंसेंट कैसी होनी चाहिए? कंसेंट फ्री होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? फ्री। आप जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दे शुड बी कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। दे शुड बी कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कोई मुझे एग्जांपल दे सकते हो? दीज आर द कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल, राइट, ए पार्टीज who are the capable to enter into contract? A major person, simple word में बोलो, major person of a sound mind, and the person who has not been disqualified from entering into contract by any other law to which he is subject to। किसी दूसरे लॉ ने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से राइट डिस्क्वालीफाई किया नहीं होना चाहिए। इसका मतलब who cannot enter into contract? minor cannot enter into contract, person of unsound mind cannot enter into contract, and person who has been disqualified from entering into contract by any other law to which he is subject, right? एक उसमें एग्जांपल आते हैं, वो तीसरे में आते हैं। एक आता है बैंकरप्ट, फॉरेन सॉवेनियर्स मैंने बोला, कॉन्विक्ट, एंड मैंने क्या बोला था तुम्हें? एलियन एनिमी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इन लोगों को जनरली गवर्नमेंट ने, आई मीन देयर आर लॉज कि इन लोगों को वो क्या करते हैं, राइट, डिस्क्वालीफाई करते हैं फ्रॉम एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आई होप समझ में आ रहा है।
हम जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ही शुड बी कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तुम माइनर के साथ शादी कर रहे हो, पहले तुम ही माइनर हो, पर इमेजिन करो कल अनुज राइट मेजर हो गया, राइट नेक्स्ट ईयर तो मेजर होगा ना भाई, इसकी 6th स्टैंडर्ड की गर्लफ्रेंड है, करेगा उसके साथ शादी कर सकता है क्या भाई? तू शादी कर सकता है क्या उसके साथ? नहीं। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैडम जाने ना, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सामने वाला क्या होना चाहिए? लाइक कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के साथ शादी नहीं हो सकती बिकॉज माइनर इज नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। भाई तू भी नहीं शादी कर सकता बिकॉज तू जब तक 21 ईयर्स का नहीं होता तब तक तू शादी नहीं कर सकता। जो भी है 27 पे करना है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। गुड, आगे इतना क्लियर कट गोल होने चाहिए लाइफ में। आगे ध्यान देना मैडम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये समझ में आना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पार्टीज क्या होने चाहिए? कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मैडम उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस एग्रीमेंट के लिए कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। मतलब मेरे प्रॉमिस के लिए सामने वाले का प्रॉमिस कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके प्रॉमिस के लिए मेरा प्रॉमिस कंसिडरेशन होना चाहिए। द प्रॉमिसेस शुड बी फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक जनरल रूल है, उसके एक्सेप्शंस भी है, बट अभी समझने के लिए नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। याद है मैंने अकोमोडेशन बिल सिखाया था तुम लोगों को? अकोमोडेशन बिल इंडिया में वैलिड है इनवैलिड है? क्यों? बिकॉज उस बिल में क्या था? देयर वाज नो कंसिडरेशन। ट्रेड बिल के लिए कंसिडरेशन है क्योंकि राइट क्रेडिटर ने डेटर को गुड्स बेचे, इसलिए क्रेडिटर डेटर पे बिल ड्रॉ कर रहा है। क्रेडिटर डेटर पे बिल ड्रॉ कर रहा है, डेटर एक्सेप्ट करके दे रहा है, दैट इज अ ट्रेड बिल बिकॉज देयर इज अ कंसिडरेशन। बट अकोमोडेशन बिल इज जस्ट टू हेल्प ईच अदर। कोई डेटर नहीं, कोई क्रेडिटर नहीं, फिर भी एक दूसरे पे बिल ड्रॉ कर रहे हैं। तो तुम अगर तुम्हें इसमें एग्जांपल लिखना है, राइट, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, अकोमोडेशन बिल इज द बेस्ट एग्जांपल। बिल विदाउट कंसिडरेशन इज अकोमोडेशन बिल, एंड इंडिया में वो वैलिड नहीं। मैंने अकाउंटिंग सिखाई बट मैंने बोला इंडिया में वो वैलिड नहीं, याद होगा तो मैंने तब बोला था तुम लोग। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट इज अ रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्शंस है उसमें, उसमें एक्सेप्शंस है, राइट। अकोमोडेशन बिल एक्सेप्शन नहीं है, अकोमोडेशन बिल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। देन लॉफुल कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैडम जो भी कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। मैंने इसी को अनुज को 10 लाख रुपए दिए so दैट वो बागमार का खून करे। देखो मेरा प्रॉमिस क्या है? आई विल पे हिम 10 लाख रुपीज, दैट इज माई प्रॉमिस। उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? ही विल किल बागमार। समझ में आ रहा है क्या? सुपारी दी मैंने उसको सिंपल वर्ड में, या वो जो राइट बागमार का मर्डर करने वाला है उसके लिए मैं 10 लाख रुपए देने वाला कंसिडरेशन है। यहाँ पे कंसिडरेशन इज नॉट लॉफुल, कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। या मैंने राइट ध्यान देना, अनुज को सुपारी दी, राइट, मैंने बोला कि इसकी गाड़ी तोड़ दे, XYZ की गाड़ी तोड़ दे। अनुज ने जाके उस गाड़ी को तोड़ दिया। समझ में आ रहा है? मैंने उसको ऐसे कंसिडरेशन दिया है, वो मुझे ये कंसिडरेशन दे रहा है जिसके वजह से किसी के इंजोर हो रहा है, तो किसी को इंजोर कर रहा है, उसके प्रॉपर्टी को इंजोर कर रहा है, उसको लॉफुल कंसिडरेशन नहीं बोलते। अरे समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे सुनो, तो तुमने मुन्ना भाई मूवी देखी होगी, मुन्ना भाई देखी कि तुम लोगों ने मूवी? तो मुन्ना भाई को जो मुन्ना भाई कोई लोगों के लिए काम कर रहा होता है, समझ में आ रहा है? इसको उठाना, इसके घर खाली करवाना वगैरह, तो वो सारे इलीगल थे। वो खुद बोलता है हम इलीगल काम करते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज मैडम वहां पे कंसिडरेशन अनलॉफुल है। आई होप समझ में आ रहा है। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये मैडम ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है? मैडम जो पर्पज है ना तुम्हारा एग्रीमेंट का, वही फ्रॉड है, वही इलीगल है, वही अनलॉफुल है। एग्जाम्पल, तुम कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हो, तुम एग्रीमेंट इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें कोई इलीगल चीज लाइक ट्रेड करनी है, स्मगलिंग करना है, लाइक गैम्बलिंग करना है, या दूसरा एग्जांपल दे सकता हूं मैं, राइट, जैसे एग्जांपल मैंने प्रोस्टिट्यूट का एग्जांपल दिया था, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, प्रोस्टिट्यूट का एग्जांपल दिया था, ठीक है, ध्यान देना, राइट। तुमने प्रोस्टिट्यूट को क्या दी? राइट, तुम्हारा फ्लैट रेंट पे दिया, तुम्हें पता है उसका इंड यूज क्या होने वाला है, फिर भी आपने उसको रेंट पे दिया,
and now she does not pay you the rent. Now you cannot, right, enforce the contract in the court, since court bolega the purpose for which you have given the flat itself is, right, against the, right, public policy, it's immoral. So when I say, right, consideration is unlawful, object is unlawful when it is against or when it is prohibited by law, prohibited law, right, उसमें मैंने बोला था अनलॉफुल हम कम बोलते हैं जब इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ ने जिसको प्रोहिबिट किया है वो तुम कर रहे हो तो ऑब्वियसली अनलॉफुल है। अरे लॉ ने बोला है एक्स वाई जेड चीज करनी नहीं, अगर फिर भी तुम करोगे तो अनलॉफुल है, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, जनहित में जारी होता है उसके अगेंस्ट तुम कर रहे हो, एंड इमोरल, एनीथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, एनीथिंग विच इज इमोरल is considered to be, बोलो मुझे, is considered to be unlawful। समझ में आ रहा है क्या? तो तुम्हारा कंसिडरेशन या तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट should be lawful, should not be unlawful, lawful कंसिडरेशन होना चाहिए तो ये वो राइट क्या बन सकता है मैडम, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एंड द लास्ट वन, एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ऐसे एग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड नहीं है। ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो लॉ ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर किए? देयर इज सम लिस्ट, एक अलग यूनिट है, राइट, लिख लेते हैं हम वो लिस्ट, बाद में डिस्कस होने वाला है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लिख लेते हैं। एग्रीमेंट्स एक लिस्ट बना दो, चलो लिख लेना, एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, उसमें डिस्कशन बाद में कभी होगा, वॉइड एग्रीमेंट का एक अलग यूनिट है उसमें आ जाएगा, बट एक जस्ट लिख लेते हैं क्योंकि ये वर्ड्स आएंगे तो थोड़ा थोड़ा हिंट होनी चाहिए, बात नहीं करनी है। एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। एक सेकंड, एक मिनट, रतन, रतन को आवाज दे रहे, रतन को जस्ट आवाज है, लिखते हैं। मुझे लिखना है 3 कॉलम करने, लिख लेना है, एक लिखना है एग्रीमेंट, वो सबसे मतलब बड़ा कॉलम रहेगा एग्रीमेंट, उसके सामने लिखना है वॉइड एग्रीमेंट, एंड उसके सामने लिखना है इलीगल एग्रीमेंट, मतलब यस और नो लिखना है, वॉइड में यस ऐसे लिखेंगे। एक सेकंड, इधर ध्यान देना, मैं इधर लिख रहा हूं एग्रीमेंट, ठीक है, मिला रतन, मिला क्या, राइट, इसको लिखेंगे वॉइड एग्रीमेंट, 9 लाख void agreement and illegal agreement, illegal agreement, void agreement and illegal agreement, ठीक है, यस, एक 13 एग्रीमेंट की लिस्ट है, ठीक है, ध्यान देना, एवरीवन लिख लेते हैं, एवरीवन, फर्स्ट, ये अलग यूनिट है उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट लिख लेना, ठीक है, एग्रीमेंट विथ, फर्स्ट, एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पर्सन, मतलब कोई, ये तो तुम्हें अब पता है, हाँ, एग्रीमेंट बाय और एग्रीमेंट विथ, ठीक है, इनकम्पिटेंट पर्सन, इनकम्पिटेंट persons,
एग्रीमेंट बाय इनकम्पिटेंट पर्सन, अगर तुम इनकम्पिटेंट पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो या वो तुम्हारे साथ एग्रीमेंट कर रहा है, इट्स वॉइड एग्रीमेंट. इनकम्पिटेंट मतलब माइनर, अनसाउंड माइंड एंड द पर्सन्स हु हैव बीन राइट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट, राइट. ये वॉइड होता है. इलीगल को बाद में टिक करेंगे, ये वॉइड एग्रीमेंट है. सेकंड, ठीक है. दूसरा लिख लेना, एग्रीमेंट मेड अंडर bilateral mistake, as to material fact. अभी तक मैंने इस पर डिस्कशन नहीं किया है, बट लिख लेते हैं, अलग है. वॉइड, ये सारे वॉइड ही है, वॉइड में हम टिक करने वाले हैं, बट सारे इलीगल नहीं होते. नेक्स्ट, एग्रीमेंट ऑफ विच कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. एग्रीमेंट ऑफ विच consideration or object is unlawful. void, ये तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसेंशियल एलिमेंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन. अगर वो लॉफुल नहीं है तो कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं. समझ में आ रहा क्या? अगर वो लॉफुल है ही नहीं तो कभी कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं. यस. नेक्स्ट, आगे. क्या? अरे पहले ये लिख, समझा दो. ठीक है, आगे. एग्रीमेंट्स मेड, फोर्थ ना, एग्रीमेंट ऑफ विच agreement of which consideration or object is unlawful. Agreement of which consideration or object is unlawful, right? In part, एक पार्ट अनलॉफुल है, एक पार्ट लॉफुल है. एंड cannot be separated from lawful part. जनरली क्या होता है ना, अगर तुम उस एग्रीमेंट को दो में तोड़ सकते हो, अनलॉफुल एंड लॉफुल, तो अनलॉफुल वॉइड होता है एंड लॉफुल वैलिड होता है. बट अगर तुम तोड़ नहीं सकते उसको दो में, तो लॉफुल भी वॉइड बन जाता है. यू कैन नॉट बाइफरगेट, तो वॉइड होगा. अगर तुम सेपरेट नहीं कर सकते लॉफुल पार्ट एंड अनलॉफुल पार्ट, तो लॉफुल भी वॉइड बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, अगर तुम तोड़ सकते हो तो अनलॉफुल वॉइड है, लॉफुल वैलिड होता है. ठीक है. देन एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन, accommodation bill example, agreements made without consideration with certain exception. इसमें exceptions है, even if no consideration still it is assumed to be contract, वो exceptions में आते हैं. but general rule है no consideration no contract with certain exceptions. Six,
agreements in restraint of marriage. Agreements in restraint of marriage. रिस्ट्रेंट मतलब पता है? रिस्ट्रेंट मतलब रुकावट. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज. देन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. ऐसा एग्रीमेंट जो ट्रेड करने से रोक रहा है. सपोज तुमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया कि भाई तू बिजनेस नहीं करेगा. तुम्हारा एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय अब जॉब छोड़ के चल जा रहा है. अब तुम्हें डर है कि भाई वो तुम्हारे साथ ही कंपटीशन में उतर ना जाए, तो तुमने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि तू आने वाले 3 साल 4 साल राइट कोई धंधा नहीं करेगा, ये ले ले 5 लाख रुपए. समझ में आ रहा क्या? तो दिस एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है, सबको ट्रेड करने का अधिकार दिया है. तो तुम ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि तू धंधा नहीं करेगा. जनरली कहाँ पे होता है, जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो एम्प्लॉयर उसके साथ क्या कर सकता है, या पहले ही जब एग्जांपल स्किल बेस्ड जो बिजनेस होते हैं ना उसमें जनरली प्रॉब्लम आता है. स्किल बेस्ड, तो डॉक्टर के पास तुम लाइक इंटर्नशिप करने गए, तो डॉक्टर को ये टेंशन है कि बाद में तुम उसके बाजू में क्लिनिक डाल दोगे. तो डॉक्टर तुम्हें एग्रीमेंट में ही बोलता है कि राइट जब तेरी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी तो तू मेरे एरिया के 15 किलोमीटर एरिया में क्लिनिक नहीं डालेगा फॉर नेक्स्ट 2 years, नेक्स्ट 5 years. समझ में आ रहा है? तो ही मैं तुझे इंटर्नशिप में लूंगा. ऐसे एग्रीमेंट हो रहा है. दिस इज वॉइड एग्रीमेंट. क्यों? बिकॉज इट इज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. ऐसे एग्रीमेंट्स एग्जांपल दे रहा हूं. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अलग से डिस्कस करना है, अलग यूनिट है, बट जस्ट ये पता होने चाहिए इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं. देन 8 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. मेरा पर्पज यही है कि तुम्हें ये शब्द पता होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं. लीगल प्रोसीडिंग्स. 9 agreement the meaning of which is uncertain. Agreement the meaning of which is uncertain. Then agreement the meaning of which is uncertain. Agreement by way of wager. Last unit है, unit number 6. By way of wager. Wager बोलते हैं एक्चुअली, प्रोनाउंसिएशन. 11 agreements contingent on impossible event. कंटीजेंट मतलब डिपेंडेंट है. एग्रीमेंट कंटीजेंट, कंटीजेंसी पता है ना, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट. ट्वेल्व एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. मरे हुए को जिंदा कर देना, इम्पॉसिबल एक्ट. एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. कोई चीजें ना नाम से भी समझ में आती है. 13 reciprocal promises to do things illegal.
reciprocal promises to do things illegal. ये अलग सेक्शन से अलग यूनिट है, बट जस्ट मैंने इसलिए लिख के दिया कि भाई क्लियरली लॉ ने बोला है कि ये एग्रीमेंट्स कुछ भी हो जाए ये वॉइड ही है, ये एग्रीमेंट्स वॉइड ही है। अरे समझ में आ रहा क्या? ध्यान देना एवरीवन। तो ये है तुम्हारे कौन सा एग्रीमेंट, बोलो मुझे। ये तुम्हारे वॉइड एग्रीमेंट है। अरे कौन सा एग्रीमेंट है? वॉइड। ध्यान देना। अब ये एग्रीमेंट हो जाते हैं वॉइड। अब वो अलग यूनिटी है पूरा पूरा। यस एग्जैक्टली 13 ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक सेकंड। तो अगर इनमें से कोई भी एग्रीमेंट रहेगा, ध्यान देना, अगर इनमें से कोई भी एग्रीमेंट होगा मैडम, वो डायरेक्टली क्या बोला गया है, बोलो मुझे, कि वो वॉइड बोला गया है। क्या बोला गया है? वॉइड। अरे यस और नो, अरे यस और नो। यस, ध्यान देना। आगे जब हम इलीगल एग्रीमेंट देखेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे कौन से इलीगल, खाली लिख के रखा है, ठीक है। यस, ध्यान देना एवरीवन। तो ये फिफ्थ, ये जो सिक्स्थ है ना, उसमें उन्होंने अभी कुछ लिखा भी नहीं होगा। देखो तुम्हारी इसमें आ जाओ, क्या लिखा है देखो, सिक्स में क्या लिखा है देखो। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड एन एग्रीमेंट। व्हाट इज वॉइड? वॉइड मतलब विच इज नॉट वैलिड। वॉइड मतलब विच इज नॉट वैलिड। सो आगे से याद रखना, वैलिड वर्सेस वॉइड। जो वैलिड नहीं वो वॉइड है। अरे समझा क्या? यस, ध्यान देना। एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू, राइट, ये क्या लिखा है? एन एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्स इधर इलीगल और वॉइड। ये आज हम सीखने वाले हैं, जस्ट इधर लिख लेना। ये वेन डायग्राम है, ठीक है। अब मुझे बोलो, ऑलवेज रिमेंबर आउटर सर्कल वॉइड एग्रीमेंट है, एंड इनर सर्कल इलीगल एग्रीमेंट है। इसका मतलब क्या, कोई बोल सकता है क्या मुझे? जस्ट yes, all illegal agreements are by default void, but all void are not illegal. इसलिए याद रखना, void मतलब illegal नहीं है, void मतलब illegal नहीं, illegal अलग है। हर illegal void है, but हर void illegal नहीं है। अरे एग्जाम्पल, तुम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो इलीगल है, void है। अरे माइनर के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो इलीगल बोलोगे क्या उसको? वो void होता है। क्या होता है? void, इलीगल नहीं। बट तुमने स्मगलिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, वो इलीगल है, वो वॉइड भी है, वो इलीगल भी है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये समझ में आना चाहिए कि वॉइड इज अ बिगर कंसेप्ट, उसमें से छोटा पार्ट इलीगल है। तो ऑलवेज रिमेंबर, किधर तो लिख लेना टॉप ऑफ द पेज, राइट, वैलिड वर्सेस वॉइड। क्या बोला मैंने? वॉइड का अपोजिट होता है वैलिड, मतलब वैलिड, जो वैलिड नहीं वो वॉइड है, एंड void is not same as illegal।
वॉइड मतलब इलीगल नहीं, बट इलीगल मतलब वॉइड। वॉइड बड़ी टर्म है ना, हर वॉइड इलीगल नहीं है, बट हर इलीगल वॉइड माना जाएगा लॉ में। समझ में आ रहा है क्या? अरे सुनो, ईच इलीगल एग्रीमेंट विल बी वॉइड बट ईच वॉइड इज नॉट इलीगल। ऐसे मुझे समझना है, बाकी कुछ भी नहीं। तो बहुत बार लगता है सर वॉइड मतलब इलीगल नहीं रे, इलीगल मतलब वॉइड है, बट वॉइड मतलब इलीगल हमेशा होता नहीं। हाँ, कई केसेस में वॉइड इलीगल भी है, बट हर वॉइड इलीगल नहीं है। मतलब अगर ब्रॉडर सेंस में देखा जाए, राइट, ध्यान देना, ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो void is a broader concept and illegal is a small part of that. I hope समझ में आ रहा है, राइट? ध्यान देना, an illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. आएंगे, void agreement is the one without any legal effects. एग्जाम्पल क्या दिया देखो, threat to commit murder or making or publishing defamatory statements or entering into agreements which are opposed to public policy are illegal in nature. अरे इलीगल कौन से होंगे, राइट? इलीगल कौन से होंगे? जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जो इमोरल है। समझ में आ रहा है क्या? अनलॉफुल बिकम्स इलीगल रे, अनलॉफुल बिकम्स इलीगल, ऐसे बोलो चाहिए तो। आगे, सिमिलरली एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, ध्यान देना, लीगल प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा आर क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। वही एग्जांपल दिए, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स आर क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। मैंने एक जगह पे वो पूरा एक जो यूनिट है वॉइड एग्रीमेंट का, उसके राइट एग्रीमेंट्स लिख दिए। जस्ट एक पता होना चाहिए इसलिए, बाकी कुछ भी नहीं। वो अलग यूनिट है, अलग यूनिट में डिटेल में डिस्कशन होगा। आगे चेक करो व्हाट इज सेक्शन 10। सेक्शन 10 इधर दिया है, पढ़ो क्या लिखा है। आ जाओ पेज नंबर 2.6 पे आ जाओ। सेक्शन 10 क्या दिया है? ये 6 एलिमेंट्स दिए उधर, पढ़ो सेक्शन 10 में क्या लिखा है। पहले तुम पढ़ो फिर मैं समझाता हूं। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट, पढ़ो क्या लिखा है। इंग्लिश आती है ना थोड़ी बार, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। पहले तो एग्रीमेंट्स आ गया, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। पहला एलिमेंट मिल गया, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, दैट इज सेकंड एलिमेंट, राइट। किसने करना चाहिए? पार्टीज कंपिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। मतलब ये 4 और 5 आ गया, एक्चुअली 4 + 5 आ गया, एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अरे समझा गया? तो जिसको हमने डिस्कस किया, सेक्शन 10 याद रखने की जरूरत नहीं, उसके एलिमेंट्स याद होने चाहिए, दैट्स इट। टोटल 6 एलिमेंट्स दिए सेक्शन 10 ने, एंड एक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, सेक्शन 10 के जो 6 एलिमेंट्स है वो अलग अलग यूनिट से अपने सिलेबस के। समझ में आ रहा है? तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर यूनिट में एक एक चीज डिटेल में डिस्कस होगी। कंसिडरेशन का अलग यूनिट है, वर्ड एग्रीमेंट का अलग यूनिट है। समझ में आ रहा है क्या? सो उसमें वो डिटेल में डिस्कस होगा, सो नॉट ए बिग डील फॉर अस। यस, वही तो सीखना है हमें। तो ध्यान देना, मैंने अभी तक क्या बोला तुम लोगों को। मैंने तुम लोगों को सिंपल चीज बोली है, राइट। essential elements of the contract, ध्यान देना everyone here, anyone has doubt in this? तो अभी तक हम आए कहां पे, ध्यान देना मैडम। पहले होनी चाहिए ऑफर, पहले होनी चाहिए ऑफर। ऑफर का सेक्शन बोलो मुझे। ऑफर का सेक्शन है 2A, गुड। डेफिनेशन, ऑफर के डेफिनेशन, ऑफर मतलब एक्चुअली प्रपोजल के डेफिनेशन, बोलो फास्ट। हाँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, ऑफर? तो देखने की जरूरत नहीं मैडम, देखने की जरूरत पड़ रही मतलब दिमाग खाली है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोलो, ऑफर मतलब क्या? when a person signifies to other, when a person signifies to other his willingness to do or
abstain from doing anything with view to obtain the assent, right, of that other person to such an act or abstinence, he is said to make a proposal. तो ऑफर मतलब दो लोग जाने चाहिए, एक और दूसरा. when one person, right, signifies his willingness to another to do or to abstain from doing anything with view to obtain his assent, समझ में आ रहा है क्या, to such an act or abstinence, he is said to make an proposal. अच्छा, फिर मुझे बोलो उसको एक्सेप्टेंस आएगा या ना आएगा. अगर एक्सेप्टेंस आता है तो मैडम प्रॉमिस है, एक्सेप्टेंस नहीं आता तो प्रॉमिस नहीं है. तो मुझे बोलो एक्सेप्टेंस मतलब प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या है. ये तो इजी, बोलो व्हाट इज द प्रॉमिस, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस. yes, when the person to whom the right, the person to whom the proposal is made, the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. signifies, wording important hai, signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. once accepted it becomes promise. अरे समझा क्या. अच्छा, फिर मुझे बोलो ये प्रॉमिस हो गया, एक्चुअली ये प्रॉमिस ही है. टू सेक्शन 2 क्लॉज बी इज प्रॉमिस. फिर मुझे बोलो राइट, प्रॉमिस से काम होगा या प्रॉमिस में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए. कंसिडरेशन 2D है, अलग जगह पे डिस्कस होगा. तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन से क्या मिलता है हमें, एग्रीमेंट. एग्रीमेंट का डेफिनेशन 2E. व्हाट इज द एग्रीमेंट, बोलो मुझे. प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट. तो डेफिनेशन प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्यों होनी चाहिए, बोलो क्या है, बोलो मुझे एग्रीमेंट की डेफिनेशन. यस yes, every promise and set of promise forming consideration for each other is agreement. forming consideration for each other, right, is what, agreement. agreement आ गया. agreement के बाद आता है contract. contract बोलो मुझे 2H, right. बोलो मुझे. an agreement enforceable by law is a contract and the agreement which is not enforceable by law is a void agreement. वो है void agreement. आई होप समझ में आ रहा है. अरे ये सुनो मैडम, अगर हम यहां तक आए तो हम आगे चल सकते हैं. करें कंटिन्यू. यस, ध्यान देना. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाओ, इस डायग्राम पे आना है. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेज नंबर जो भी होगा तुम्हारा मॉड्यूल में साथ में चलना है मेरे साथ, ठीक है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मैडम ध्यान देना है. बेस्ट सोर्स टू स्टडी लॉ इज मॉड्यूलर. बेस्ट सोर्स टू स्टडी लॉ इज मॉड्यूल. यस, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सेबिलिटी, दैट इज वैलिडिटी. दूसरा होता है फॉर्मेशन एंड तीसरा होता है परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो ऑब्लिगेशन से एक दूसरे को वो परफॉर्म कर रहे हैं. मैंने शिंदे मैडम को प्रॉमिस किया कि आई विल सेल यू माई कार फॉर ₹10 लाख. शिंदे मैडम ने मुझे प्रॉमिस किया कि सर आई विल पे यू ₹10 लाख. परफॉर्मेंस कब होगा, जब मैं उसको कार डिलीवर करूंगा. मैं मेरा परफॉर्मेंस कर रहा हूं, वो मुझे 10 लाख रुपए दे रही है, उसका परफॉर्मेंस करे. परफॉर्मेंस मतलब डिस्चार्ज योर ऑब्लिगेशंस. परफॉर्मेंस मतलब डिस्चार्ज योर ऑब्लिगेशंस. तो मैं सबसे इजी ये बोलता हूं पहले, सबसे इजी परफॉर्मेंस. ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ध्यान देना, लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, राइट. चलो फास्ट. ऑन द बेसिस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये लिस्ट बाद में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले, ठीक है. लिख लेना यहां पे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जनरली मैं तुम्हें बोलता हूं इसमें थ्योरी क्वेश्चन नहीं आते, इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. दे गिव यू एग्जांपल, बोलते हैं आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्वेश्चन क्या आता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो एक स्टेटमेंट देंगे, एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन देंगे और बोलेंगे आइडेंटिफाई करो कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है. तो जनरली डिफाइन करने को नहीं आता है. समझ में आ रहा है क्या, आर यू गेटिंग माय पॉइंट.
या डिफरेंशिएशन में आ सकता है कि दो चीजों का डिफरेंशिएशन दो, ठीक है। जनरली ये नहीं आता कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे नहीं आता है, या तो डिफरेंशिएशन में आएगा या दे विल गिव यू एक सर्कमस्टेंस और बोलेंगे आइडेंटिफाई कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। आगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं सबसे पहले लेता हूं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ये ध्यान देना है, ये तुम आज ज्यादा ही बात कर रहे हो, कौन है रे? तुम्हें लगा सर लेट आए तो सब काटेंगे नहीं क्या? देखो वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस था मुझे लेट आने को, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं शांत रहूंगा आज, मैं अगर कोई मुझे मिलता है तो वो ट्रैफिक का गुस्सा उस पर निकलेगा, ध्यान देना। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा संभाल के रहने का। आगे नेक्स्ट बागमार, बागमार मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। बागमार एक ऐसा है क्लास भी मिस हुआ तो उसको पूरा, मतलब वो है ना ऐसा बंदा है साधु संजय से, उसको नहीं आया तो भी बुरा नहीं लगता है, आया तो भी अच्छा नहीं लगता है, उसने वो सब मटेरियलिस्टिक चीजों को छोड़ दिया, समझा क्या? लेक्चर बंग हुआ उसको बुरा नहीं लगता, वो सो के रहेगा, उसको आया तो भी अच्छा है, नहीं आया मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जिनको सब चीजों से वो परे है। बागमार उनमें से, ध्यान देना। आगे नेक्स्ट करे स्टार्ट। आगे ध्यान देना, एग्जांपल दे रहा हूं, एक मिनट। मैंने एग्जांपल दिया था एनजेड एंड शिंदे मैडम, बराबर। मैंने क्या प्रॉमिस दिया था बोलो मुझे मेरा प्रॉमिस क्या था? आई विल डिलीवर हर कार। वही एग्जांपल समझा रहा हूं। एंड शिंदे मैडम कितने रुपीस देने वाले थे मुझे? 10 लाख। रुपीज 10 लाख, बराबर। यहाँ पे एक्चुअली कितने प्रोमिसेस है? दो, दो तो होने ही चाहिए। अरे समझा क्या? अब ध्यान देना, मैं अलग अलग सिचुएशन लिख रहा हूं, मैं आगे 4 कॉलम कर रहा हूं। सिचु 1, सिचु 4, सिचु 1 2 3 4। दिख रहा है क्या? मैं इधर लिख रहा हूं, एंड इधर लिखा शिंदे मैडम, ठीक है। ध्यान देना, सिचु 1, आई डिलीवर्ड कार, मैंने मेरा प्रॉमिस परफॉर्म किया है, मैंने मेरा प्रॉमिस परफॉर्म किया। अरे ऐसा नो, मैंने उसको प्रॉमिस किया था आई विल डिलीवर यू कार, मैंने मेरा प्रॉमिस परफॉर्म किया है। शिंदे मैडम पेड रुपीज 10 लाख, शिंदे मैडम ने उसका प्रॉमिस परफॉर्म किया, मैंने मेरा प्रॉमिस परफॉर्म किया है, शिंदे मैडम ने उसका प्रॉमिस परफॉर्म किया है। यहाँ पे दोनों पार्टीज ने अपने अपने प्रोमिसेस परफॉर्म किए हैं, ऑब्लिगेशंस परफॉर्म किए। प्रॉमिस के वर्ड यू कैन यूज वर्ड ऑब्लिगेशन। मैंने मेरा ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया, उसने उसका ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया, या इसको बोलते एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड। जब दोनों साइड से एग्जीक्यूट होता है, जब दोनों साइड से एग्जीक्यूट हो जाता है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है मैडम, ये पास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट। मैंने उसको कार दी, उसने मुझे 10 लाख रुपए दे, किस्सा खत्म। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट when both the parties of the contract perform their obligations, when both the parties to the contract or all the parties to the contract, both बोलने की जगह when all the parties, because there can be minimum to, ज्यादा भी हो सकते हैं, when all the parties to the contract have performed their obligations, discharge their obligations, it becomes executed. past tense है, past tense,
एग्जीक्यूटेड इज नॉट प्रेजेंट टेंस, इंग्लिश इट्स ए पास्ट टेंस, मतलब हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है। अरे समझा क्या? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिचू 2 राइट, नॉट डिलीवर्ड, मैंने अभी तक कार डिलीवर नहीं की है। एंड शिंदे मैडम ने पेड नहीं किया है, नॉट पेड। ना ही मैंने कार डिलीवर की है, ना ही अभी तक उसने मुझे पेमेंट किया। हमने बोला कि गणपति के दिन हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, समझा क्या? कब आ रहा है गणपति? कब है? 27 को। 27 को आई विल डिलीवर अ कार एंड शी विल राइट पे मी 10,000। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्जीक्यूशन पेंडिंग है। अरे समझ में आ रहा है क्या? एग्जीक्यूशन पेंडिंग है दोनों साइड से। इट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी, समझ में आ रहा है क्या? एंड इसको बोलते हैं बायलैटरल एग्जीक्यूटरी, दोनों साइड से। बायलैटरल मींस टू वेज। याद है ना, इको में मैंने सिखाया था, फैक्टर पेमेंट्स आर बायलैटरल एंड ट्रांसफर पेमेंट्स आर यूनिलैटरल। अरे बराबर क्या? हाँ, तो बायलैटरल मतलब दोनों साइड से। बायलैटरल सीरीज कभी सुना क्या? यूनिलैटरल सीरीज, इंडिया अपने साथ ही खेल रहा है, वो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं भाई। बायलैटरल सीरीज या वर्ल्ड कप जैसे मल्टीलैटरल सीरीज होते हैं, वो यूनिलैटरल सीरीज कभी देखा है क्या? नहीं। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच की सीरीज। सो देयर आर टू पार्टीज, दोनों साइड से एग्जीक्यूटरी है। दोनों पार्टीज ने या जो भी पार्टीज हैं उन्होंने अभी तक अपने ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं किए, उसको बोलते हैं बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो? Situ 3, suppose I deliver the car, but मैंने मेरा ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज किया है, शिंदे मैडम ने अभी तक उसका ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज किया नहीं है। मैंने मेरा ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज किया, शिंदे मैडम ने डिस्चार्ज नहीं किया है। या उल्टा, मैंने पेमेंट नहीं मैंने कार अभी तक डिलीवर नहीं की है, बट उसने मुझे पेमेंट किया है। अरे समझा क्या? इन दोनों को बोला जाता है एग्जीक्यूटरी ही। हाँ, ये एग्जीक्यूटरी है बट यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। नहीं समझा सर, माफ कर दो। इजी या डिफिकल्ट है? जब दोनों ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस कंप्लीट कर दिए, डिस्चार्ज कर दिए, ऑनर कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों में से किसी एक का भी पेंडिंग है, मिनिमम एक का पेंडिंग है, वो एग्जीक्यूटरी है। दोनों पार्टी में से मिनिमम एक पार्टी का पेंडिंग है, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर दोनों का पेंडिंग है, वो बायलैटरल एग्जीक्यूटरी है। दोनों में से बस एक का ही पेंडिंग है, वो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी है। कुछ डिफिकल्ट लगा तुम लोगों को? एग्जाम्पल इमेजिन करो, तुमने क्लासेस को फीस पेड कर दी, तुमने पूरी फीस पेड की है, तुमने पूरी फीस पेड की है, बट क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। तो तुम्हारे साइड से तुम्हारा ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज है, बट क्लास का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे? यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारे एंड पे एग्जीक्यूटेड है, हमारे एंड पे एग्जीक्यूटरी है, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है क्या? दूसरा एग्जांपल, हमने तुम्हें क्लासेस दे दिए बट तुम्हारी फीस आउटस्टैंडिंग है, तुमने फीस नहीं दी है। तो हमने हमारा काम कर दिया, तुमसे फीस आने वाली है। एक आधे केस में होता है सपोज, ठीक है, हमने राइट बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड किए, उस बच्चे ने अभी तक फीस नहीं दी, बोलता है सर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मैं आपको दूंगा, और देता है बच्चा, ऐसे नहीं करता है। बट हमारे साइड से डिस्चार्ज है, हमने हमारा ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज किया है, उससे फीस आना बाकी है। एग्जाम्पल, तो उस केस में हमारे साइड से एग्जीक्यूटिव है, उसके साइड से एग्जीक्यूटरी, उसको एग्जीक्यूटरी बोला जाएगा, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी बोला जाएगा। तीसरा एग्जांपल,
ना ही हमने क्लासेस दिए, ना ही तुमने अभी तक फीस दी, बस राइट एग्रीमेंट हुआ है, तो उस केस में ये बायलैटरल एग्जीक्यूटरी है। या उल्टा ध्यान देना, ऐसे देखने की जगह तुम लोगों ने 50% फीस दी है, हमारे 50% क्लासेस हुए, या एग्जांपल तुमने पूरी फीस नहीं दी है, अभी तक पूरे क्लासेस हुए नहीं है, तो कितना भी परसेंटेज आने दो, तुमने पूरी फीस नहीं दी है, थोड़ी फीस दी है, थोड़ी बाकी है, हमारे थोड़े क्लासेस हुए, थोड़े बाकी है, दोनों साइड से एग्जीक्यूटरी मोड में है, अभी तक एग्जीक्यूटेड नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा बाकी है, अरे समझ में आ रहा है, या पूरा बाकी है या थोड़ा थोड़ा बाकी है, दोनों साइड से, राइट, दैट इज एग्जीक्यूटरी, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। एक साइड से पूरा कंप्लीट है, दूसरा साइड पे पूरा बाकी है या थोड़ा फार बाकी है, एग्जीक्यूट जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो एग्जीक्यूटरी है, उसको हम बोलेंगे यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे यस और नो। एंड तीसरा ध्यान देना, इधर ध्यान देना, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी मतलब क्या? एक साइड से पूरा कंप्लीट है, दूसरे साइड पे पेंडिंग है, एक साइड पे पूरा कंप्लीट है, दूसरे साइड पे पूरा नहीं बोलूंगा मैडम, उस केस में अरे तुम्हें एग्जांपल, तुमने पूरी फीस दे दी, हमने 50% क्लासेस प्रोवाइड किए, तुम्हारे साइड से तो पूरा कंप्लीट है, हमारे साइड से पेंडिंग है, तो ये भी क्या माना जाएगा, बोलो मुझे? यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। या तुमने पूरी फीस दी बट अभी तक हमने क्लासेस नहीं प्रोवाइड किए, तो भी ये क्या है? यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। सो एक साइड पूरा कंप्लीट है, दूसरे साइड पेंडिंग है, वो मे बी पूरा पेंडिंग है या पार्शियली पेंडिंग है, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, इट्स यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। अरे समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज बायलैटरल एग्जीक्यूटरी? दोनों साइड से पेंडिंग है, तो पेंडिंग का परसेंटेज मत पूछना, पेंडिंग पूरा पेंडिंग हो सकता है या पार्शियल पेंडिंग हो सकता है। तुमने थोड़ी फॉर फीस दे दी, हमने थोड़ी फॉर क्लासेस प्रोवाइड किए, ये भी बायलैटरल एग्जीक्यूटरी है। या तुमने फीस नहीं दी, अभी तक हमने क्लासेस नहीं दिए, राइट, वो भी बायलैटरल एग्जीक्यूटरी में आ जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जब मैं पेंडिंग की बात करता हूं ना, पेंडिंग मतलब मैडम फुल पेंडिंग या पार्शियल पेंडिंग, आई डोंट केयर। एंड जब मैं कंप्लीट बोल रहा हूं, एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूं, तो 100% एग्जीक्यूटेड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब तुम लोग मुझे बोलो, ध्यान देना, तुमने फीस पेड की, अभी तक हमने क्लासेस दिए नहीं, तुमने फीस पेड की, अभी तक हमने क्लासेस ही प्रोवाइड नहीं किए, तो मुझे बोलो ये क्या है? यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। तुमने फीस दी, हमने अभी तक 60% ही क्लासेस किए, स्टिल यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। अरे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तुमने पूरी फीस दी, हमने पूरे क्लासेस कंप्लीट किए, सब कुछ हुआ, बैच इज ओवर, तुम्हारे साइड से 100% कंप्लीट है, हमारे साइड से 100% कंप्लीट है, इट्स एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अरे समझा नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? हमने पूरे क्लासेस प्रोवाइड किए, तुमसे 80% फीस आई है, 20% तुम देने वाले हो, अब बोलो, हमने हमारे क्लासेस पूरे कंप्लीट हुए भाई? नहीं, इट्स अ यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी, इट्स यूनिलैटरल, हमने पूरे क्लासेस कंप्लीट कर दिया, तुमसे 20% फीस आने वाली है, इट्स इट्स अ यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। तुमने 80% फीस दी, हमने 80% क्लासेस प्रोवाइड किए, एग्जांपल, अभी बायलैटरल एग्जीक्यूटरी होगा। जब मैं बोल रहा हूं ना एग्जीक्यूटेड, मतलब वो 100% कंप्लीट है तो ही एग्जीक्यूटेड है, अगर 1% भी पेंडिंग है तो भी वो एग्जीक्यूटरी है। अरे समझा क्या? 1% भी पेंडिंग है तो भी वो एग्जीक्यूट, ऐसे परसेंटेज में कोई नहीं पूछता है, बट मैं समझा रहा हूं। तो मैडम आ जाओ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एकदम इजी था, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। फर्स्ट पढ़ो, व्हाट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट? दोनों साइड से एग्जीक्यूट हुआ है, दोनों साइड से ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हुए, एग्जीक्यूट हुए। आ जाओ, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना, इधर से देखो, व्हेन एन एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड और द फॉरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, भाई जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी ऑब्लिगेशन है, वो कंप्लीट हुआ है एंड वो रिकॉर्ड पे लाया, मतलब यस ये कंप्लीट हुआ है, राइट, देन कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, राइट, when the act is done or executed and brought on record, then contract is executed contract. क्या लिखा देखो एग्जांपल,
when a grocer sells sugar on cash payment is executed contract। एक कैश ट्रांजैक्शन सारे एग्जीक्यूटेड होंगे, कैश सेल, कैश परचेस, वो सारे कौन से ट्रांजैक्शंस होंगे? एग्जीक्यूटर। एंड क्रेडिट सेल वाले एग्जीक्यूटरी, क्रेडिट सेल वाले एग्जीक्यूटरी, सिंपल वर्ड में यूनिलैटरल होंगे। डिपेंड देखना चाहिए। हाँ बट वो एग्जीक्यूटेड तो नहीं है, समझ में आ रहा है? यस और नो? राइट। ऑन कैश पेमेंट, grocer sells sugar on cash payments is an executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract। जो तुम्हें करना है वो तुमने दोनों पार्टीज ने किया है तो वो एग्जीक्यूटेड बन जाता है। तो इसमें लिख लेना एग्जांपल ऑल कैश ट्रांजैक्शंस और ऑल कैश परचेसेस, कैश सेल्स और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। एग्जीक्यूटरी, इन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज द रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। हाँ, मैं ये करूंगा तुम भी ये कर, राइट? मैंने बोला आई विल डिलीवर द कार, वो बोलते आई विल पे यू द मनी। तो राइट, अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं है। सच कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर ओनली एंड दोस and therefore these contracts are described to be executory contract। देखो क्या लिखा है इधर, यूनिलैटरल, राइट, आर नॉट सेपरेट काइंड्स। यूनिलैटरल, बायलैटरल, एग्जीक्यूटरी आर नॉट सेपरेट काइंड, वो एग्जीक्यूटरी के पार्ट्स है। यूनिलैटरल में क्या लिखा है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट in which one party has performed his duty or obligation and the other party's obligation is outstanding। One party has performed his obligation but other party's obligation is outstanding, pending। Then B पढ़ो। Bilateral contract is one where the obligations or promise is outstanding on the part of both the parties। Example 32 देखो यूनिलैटरल का। M advertises payments of reward of 50,000 to anyone who finds his missing boy and brings him। As soon as B traces the boy, there comes into existence an executed contract, right? Because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B। This type of executory contract is called as unilateral। मतलब क्या हुआ? बच्चा तुमने ढूंढ के दे दिया बट अभी तक रिवॉर्ड मिला नहीं है। अरे समझ में आ रहा क्या? तो एक साइड से ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज है, दूसरे साइड पे ऑब्लिगेशन पेंडिंग है। अगर वो पैसे दे देती है, शिंदे मैडम के मम्मी ने रिवॉर्ड रखा था, राइट, तनया ने शिंदे मैडम को ढूंढ के उसके मम्मी को हैंड ओवर किया, मम्मी ने पैसे दे दिए, इट बिकम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। शिंदे मैडम ने, राइट, तनया ने शिंदे मैडम को उसके मम्मी को हैंड ओवर किया, मम्मी बोलती है कल आके पैसे लेके जा, इट्स ए यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक साइड से एग्जीक्यूट होने वाला है, अरे ध्यान देना, एक साइड से पेंडिंग है, एक साइड से पेंडिंग है, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। पेंडिंग है, एग्जीक्यूटरी मतलब पेंडिंग है, एग्जीक्यूटरी मतलब कंप्लीट है, एग्जीक्यूटरी मतलब पेंडिंग है, एक साइड से पेंडिंग है तो उसको बोलते हैं यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। दोनों साइड से पेंडिंग है, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। दोनों साइड से एग्जीक्यूटेड है, कंप्लीट है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, जस्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अरे समझा क्या? आगे तो ये जो है ना, ये पेंडिंग के हिसाब से, एग्जीक्यूटिव मतलब पेंडिंग। ऐसे में बोलोगे एक साइड से कंप्लीट है मतलब वो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटिव, ऐसे नहीं बोलना है। एक साइड से पेंडिंग है इसलिए वो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटिव है, दोनों साइड से पेंडिंग है तो बायलैटरल एग्जीक्यूटिव। पेंडिंग, इसमें वर्ड पेंडिंग आना चाहिए, पेंडिंग की जगह एक्चुअली क्या यूज करना चाहिए? आउटस्टैंडिंग। कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए? आउटस्टैंडिंग। You should use the word outstanding। आगे, अरे क्लियर है क्या? बोलो मुझे। बायलैटरल, बायलैटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, दोनों साइड से पेंडिंग है। A promises to sell his plot to B for 10 lakhs cash down, but B pays only 2,50,000 as earnest money। earnest money मतलब डिपॉजिट, earnest money मतलब डिपॉजिट।
टेक्निकल वर्ड होता है, अर्नेस्ट मनी, डिपॉजिट होता है, एंड प्रोमिसेस टू पे द बैलेंस ऑन नेक्स्ट संडे। अभी अच्छा, बी के साइड से पी ने पूरा पेमेंट किया या अभी आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग। ऑन द अदर हैंड ए गिव्स द पोजीशन ऑफ प्लॉट ऑफ बी एंड प्रोमिसेस टू एग्जीक्यूट सेल डील ऑन द रिसीट ऑफ होल अमाउंट। ये इमोल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट है। इमोल प्रॉपर्टी में राइटिंग में होना चाहिए, बराबर ना, स्टैम्प्ड होना चाहिए, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अभी पेंडिंग है, ए के साइड से पेंडिंग है, बी के साइड से भी पेंडिंग है, ए के साइड से भी पेंडिंग है। Contract between A and B is executory because there remains something to be done on both sides. Such executory contracts are also known as bilateral contracts. दोनों साइड से पेंडिंग है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। एक साइड से पेंडिंग है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। अरे समझा क्या मैडम? बायलैटरल मतलब दोनों साइड से पेंडिंग। लिखो उधर, दोनों साइड से पेंडिंग, दोनों साइड से पेंडिंग। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक साइड से पेंडिंग। अरे पेंडिंग मतलब तुम्हें समझने के लिए, तुम्हारे समझने के लिए, एक साइड से पेंडिंग। आज ये पूरा ग्रुप नहीं है, नायडू एंड ग्रुप, नायडू एंड ग्रुप नहीं, आज नहीं, मीटिंग है आज, कोई नहीं ज्वाइन कर सकता वैसे अदरवाइज। नायडू एंड ग्रुप किधर है, क्यों नहीं है? कौन? एंड नायडू? तुझे नायडू के बारे में पता नहीं, लड़कियों के बारे में पता है? अरे क्या दोस्त है ये? हा? अच्छा, नायडू उनका ख्याल रखने के लिए छुट्टी पे, ये नहीं पता था मुझे। क्या हॉस्पिटलाइज है, क्या है? अच्छा नहीं, मुझे लगा फिर नायडू उधर। मैं बोलता हूँ, एक बार ऐसे हुआ, बाय दैट टाइम आई वाज इन सीएफ, शायद से मैं सीए पास आउट था शायद से। तो एक मेरा दोस्त था, मतलब एक मेरी दोस्त है मतलब अभी मरी नहीं, वो जिंदा है, जान दे। वो बीमार हो गई, उनका इंजीनियरिंग हुआ था, देवर राइट, वो पुणे में जॉब करने के लिए आए थे, वो खराड़ी में वगैरह किधर तो जॉब चल रहा था। एंड बाय दैट टाइम आई थिंक आई वाज वर्किंग विद एक्सेंचर, मुझे याद इतना याद नहीं, बट मैं सीए था उस टाइम पे। तो वो बीमार पड़ गई एंड उसको वो चंदन नगर बाईपास पे, उधर खराड़ी बाईपास पे एक, वो हॉस्पिटल का नाम मैं भूल गया, लेकिन उधर जाने के बाद मुझे याद आता है, भूल गया, ठीक है, 2 वर्ड वाला है वो, ठीक है, उधर ही है। तो उसको उधर एडमिट किया था। तो हम सब दोस्त बोले चलो अपने दोस्त बीमार है तो मिलने जाते हैं। तो मिलने गए तो एक लड़का उसका एकदम ख्याल रख रहा था। मैंने बोला ये कौन है? ठीक है, तो मुझे समझा इतना ख्याल रख रहा है मतलब भाई, भाई तो नहीं होगा, उसका तो नहीं होगा, किसी और का होगा, बट उसका नहीं होगा, ध्यान देना। उसका भाई हमारे क्लासमेट था, वो हमारे साथ ही उधर बैठा था, तो मुझे पता है उसका भाई तो नहीं है, ठीक है। तो वो दोनों भाई बहन हमारे साथ थे, तो बहन बीमार थी तो हम उसको मिलने गए थे, ठीक है। फिर मेरा दोस्त था, उसने मुझे बोला यार ये कितना ख्याल रख रहा है, देख इनका चल रहा है। मैंने बोला तू रख ख्याल, तेरा भी चलेगा। बाद में उन्होंने शादी भी की, उनकी शादी हुई, हाँ हुई ना। अरे वो जो ख्याल रखने वाला और वो पेशेंट, ठीक है, समझा क्या? आगे एक साइड से पेंडिंग बोलते हैं मैडम। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक साइड से पेंडिंग, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एक साइड से पेंडिंग, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों साइड से पेंडिंग, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब मिनिमम एक साइड से पेंडिंग, एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिमम एक साइड से पेंडिंग, एक साइड से पेंडिंग। एग्जीक्यूटिव मतलब तो राइट नथिंग पेंडिंग। ये एग्जीक्यूटिव में लिखने का राइट, इसमें कैसे लिखो? दोनों साइड से कंप्लीट, दोनों साइड से कंप्लीट लिखो, दोनों साइड से कंप्लीट, दोनों साइड से कंप्लीट। आगे आप बोलोगे सर आप क्यों नहीं रुके उधर? देखो मैं बीमार हूं तो ख्याल रखने वाली चाहिए मुझे, कि कोई बीमार है इसलिए मैं उसका ख्याल रखने वाला नहीं हूँ, समझा क्या तुम्हें? आई एम ए डिफरेंट गाय, मेरा पहले से वैसे, आई एम ऑलवेज, मेरा सेंटर ऑफ फोकस में खुद रहता हूँ, मेरा सेंटर ऑफ फोकस कोई दूसरा नहीं रहता।
मेरे दोस्त मुझे सेल्फ सेंटर्ड बोलते हैं, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। कोई मुझे एक्सट्रीम लेवल पे सेल्फिश भी बोलते हैं, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, एज लॉन्ग एज मेरा बेनिफिट है, ठीक है। ऐसे होना चाहिए भाई लाइफ में, नहीं तो फिर वो दूसरे के हमेला कौन करत असणार, बराबर का? यस, मैं हूं वैसे कुछ, बट मुझे बुरा नहीं लगता उस बात का, आई एम हैप्पी विद दैट। ओके, मेरे पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट में मैं ये कंप्लीट कर सकता हूं, 2 पॉइंट्स। ये हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो मुझे, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। एनीवन हैज डाउट? एग्जीक्यूटेड वर्सेस एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों साइड से परफॉर्मेंस कंप्लीट है, एग्जीक्यूटेड मिनिमम एक साइड से पेंडिंग है, मिनिमम एक साइड से पेंडिंग है, एग्जीक्यूटरी मिनिमम एक साइड से पेंडिंग है, एग्जीक्यूटरी दोनों साइड से पेंडिंग है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एक साइड से पेंडिंग है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम एक साइड से पेंडिंग है, एग्जीक्यूटरी दोनों साइड से मिनिमम एक मतलब राइट, दो भी चलेगा एक भी चलेगा, मिनिमम एक साइड से पेंडिंग है, एग्जीक्यूटरी एग्जैक्टली एक साइड से पेंडिंग है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट दोनों साइड से पेंडिंग है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? अरे ये सुनो आगे, राइट, ध्यान देना, बाग मारने की उसको प्रपोज किया, उसके साइड से अभी तक हाँ या ना नहीं है, राइट, तो बोलो मुझे ये क्या है, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। समझा क्या? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एकदम इजी मैडम, ध्यान देना, जब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब तुम एग्रीमेंट कर रहे हो, जब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो कैसे बन रहा है, फॉर्मेशन। मैडम ये डिस्चार्ज की बात हो रही थी, मतलब ये एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनने की बात हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। मैडम ध्यान देना, स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन वी कैन डिवाइड कॉन्ट्रैक्ट टू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड फोर्थ होता है ई कॉन्ट्रैक्ट। पहले समझते हैं एक्सप्रेस वर्सेस इंप्लाइड, जल्दी समझ में आएगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, इट इज एक्सप्रेस्ड, आई मीन एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स रिटन और स्पोकन, एक्सप्रेस राइट, मैंने उसको बोला राइट, आई लव यू, विल यू मैरी मी, इट्स एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द वर्ड स्पोकन, ओरल। मैंने उसको चिट्ठी लिख के भेज दिया, आई लव यू, विल यू मैरी मी, राइट, इट्स एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द वर्ड्स रिटन। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज थ्रू द वर्ड स्पोकन और थ्रू द वर्ड्स रिटन। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब द कॉन्ट्रैक्ट विच इज in express mode, I mean through the words spoken or through the words, and मैंने उसके सामने जाके ऐसे किया, शाहरुख खान पोज, अरे भाई ऐसे क्या, इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। या एग्जांपल, मैंने उसके सामने रिंग लेके ऐसे घुटने पे बैठ के, सॉरी ऐसे घुटने पे बैठ के, ठीक है ध्यान देना, वो रिंग उसके सामने रख दी, मैं ना ही कुछ बोल रहा हूं, ना ही वर्ड स्पोकन, ना ही वर्ड्स रिटन, मैं थ्रू माय एक्शन मैं प्रपोज कर रहा हूं। अरे समझ में आ रहा है मैडम? राइट, दैट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप समझ में आ रहा है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज थ्रू द राइट वर्ड स्पोकन और थ्रू द वर्ड्स रिटन। देखो खुद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है योर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, योर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन। हम दोनों को सेम इज्जत देते हैं, ये मैंने पहले भी बोला था, याद होगा तो। एग्रीमेंट कैन बी इन राइटिंग, एग्रीमेंट कैन बी इन राइट स्पोकन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ओरल भी चलेगा रिटर्न भी चलेगा, हाँ, बट अगर कोई दूसरा लॉ बोलता है कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी चाहिए तो करो, अदरवाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ने दो, ओरल कॉन्ट्रैक्ट ने, दोनों को सेम इज्जत है, दोनों सेम है इन द आइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ध्यान देना। तो जब तुम ओरल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब एक्चुअली थ्रू द वर्ड स्पोकन, अब वो वर्ड स्पोकन सामने सामने हो सकते हैं, फोन पे हो सकते हैं, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, या वर्ड्स रिटर्न हो सकते हैं, आपने चिट्ठी लिखी, आपने ईमेल लिखा, टेक्स्ट मैसेज लिखा, एग्जांपल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, टेलीग्राम लिखा, राइट, तो चलेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एंड इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैडम थ्रू योर कंडक्ट, तीन चीजें होती है, थ्रू योर एक्शन,
थ्रू योर कंडक्ट, कंडक्ट मतलब बिहेवियर, थ्रू योर एक्शंस, मैं उसके सामने क्या लेके बैठा हूं, एग्जाम्पल, राइट, मैं राइट रिंग लेके बैठा हूं, इमेजिन करो, तुमने वो देखा होगा, एक अच्छी मूवी थी, तुमने वो तीन दोस्तों की मूवी देखी होगा, घूमने जाते देखो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें वो बॉबी देओल पहले रिंग अपने मम्मी के लिए लाया होता है, बट वो रिंग निकालता है, उसको वो क्या है उस हीरोइन का नाम, वो हीरोइन भी नहीं लगती, बट ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, उसको लगता है कि उसको ही रिंग दे रहा है, वो बोलते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, देखा है क्या, अब वो नहीं भी नहीं बोल सकता उधर, आई होप समझ में आ रहा है, अब उसने जो रिंग निकाली वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे, इट्स इम्प्लाइड, आई होप समझ में आ रहा है, अरे यस नो, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड, व्हाट मिस रिप्रेजेंटेशन, यस, उसने उसके लिए रिंग लाई नहीं थी, उसने मम्मी के लिए लाई होती है, वो बाद में बोलता है, देखो एंड में वो सबसे लास्ट में उसका कन्फेशन होता है, वो बोलता है एक्चुअली वो रिंग मुझे उससे शादी करनी, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम बोलता है, राइट, हाँ बोलो, हाँ क्या क्या बोल रहे थे, हाँ बोल, क्या पढ़ रहे, नहीं, एक्सप्रेस मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट थ्रू द वर्ड्स स्पोकन और थ्रू द वर्ड्स राइट रिटन, उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, राइट, एक्शंस इम्प्लाइड, इम्प्लाइड में आता है, थ्रू योर एक्शंस, थ्रू योर, एक होता है योर एक्ट, आई मीन एक्शंस, थ्रू योर कंडक्ट, या थ्रू द डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज, थ्रू द डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज, हम उसको इम्प्लाइड बोलते हैं, वो समझना है भाई, अरे इम्प्लाइड है मतलब थ्रू योर इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस के थ्रू तुम कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे हो, अरे समझ में आ रहा है क्या, अरे भाई मैं उसको बोल रहा हूँ, राइट, आई लव यू, राइट, विल यू मैरी मी, इट्स ए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मैं रिंग लेके सामने बैठा हूं, अब मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, वो इम्प्लाइड है, समझना मुझे क्या बोलना है, अरे समझ में आ रहा है क्या, यस और नो, एंड अगर वो राखी लेके आ गए तो मैं क्या समझू, अरे समझा क्या, आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं, सो ऑलवेज रिमेंबर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, देखो क्विकली ये दो देख लेते हैं इधर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन आ जाओ, व्हाट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अंडरलाइन, a contract would be express contract if the terms are expressed, जो टर्म्स है, टर्म्स ऑफर के जो टर्म्स है, ऑफर के टर्म्स, समझ में आ रहा क्या, आर एक्सप्रेस बाय वे ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, मैडम वो वर्ड्स कैसे होने चाहिए, वर्ड्स और इन राइटिंग, अरे यस और नो, if the terms of the contract are expressed by words or in writing, section 9 of that provide that if proposal or acceptance of the promise, proposal या acceptance of the promise, चाहे ऑफर रहने दो या एक्सेप्टेंस रहने दो, which is made in words, which is made in words, right, चाहे वो वर्ड्स स्पोकन हो या वर्ड्स रिटन हो, समझ में आ रहा है क्या, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस, चाहे ऑफर एक्सप्रेस रहने दो या एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस रहने दो, दोनों में से एक भी एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस है मतलब थ्रू वर्ड्स स्पोकन और थ्रू वर्ड्स रिटन, तो हम उसको एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अरे समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, ऑफर इंप्लाइड है, ऑफर इंप्लाइड है, बट एक्सेप्टेंस राइट एक्सप्रेस है, तो भी वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑफर एक्सप्रेस्ड है बट एक्सेप्टेंस इंप्लाइड है, तो भी वो क्या रहेगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, एक भी देखिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल मेक कॉन्ट्रैक्ट ना, दोनों में से कुछ भी एक एक्सप्रेस रहने दो, एक्सप्रेस मतलब थ्रू वर्ड्स स्पोकन और थ्रू वर्ड्स रिटन, दोनों में से कुछ भी एक्सप्रेस रहने दो, दोनों एक्सप्रेस है एक्सप्रेस, दोनों में से एक भी एक्सप्रेस है एक्सप्रेस, समझ में आ रहा है क्या, उसको बोलते हैं राइट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, अरे यस और नो, मैंने उसको रिंग दे दी, उसने भी वो रिंग पहन ली, ना ही मैंने उसको कुछ बोला है ना ही उसने मुझे कुछ बोला है, बट हमारा प्यार इतना है कि जो इशारे इशारों में हो रहा है, आंखों ही आंखों में, बोलने की जरूरत ही नहीं, मैडम समझ में आ रहा है क्या, यस और नो, अरे यस और नो, यस, और मैं इधर बैठ के मुझे सब समझ में आता है, ध्यान देना, इशारा इशारा पता है, कल या परसों मैंने किसी को इशारा किया था, राइट, जिसको पता है समझ में आएगा, ध्यान देना, थोड़ा दिमाग है तो समझ में आएगा, आगे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना, करेक्ट स्टार्ट, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, अरे तुम्हें खुद से क्वेश्चन करो, तुम्हें इशारा किया था क्या, तो तुम सोचो ही मत, खुद का आंसर यस है, तुम्हें समझ में आएगा, सर ने पकड़ा है हमें, ध्यान देना, आगे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना,
मैडम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन, राइट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअली वो क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए ना। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स, अच्छा इन कॉन्ट्रास्ट, सॉरी सॉरी इन कॉन्ट्रास्ट, सॉरी अपोजिट, इसका अपोजिट की बात हो रही है। समझ में आ रहा क्या? यस, ध्यान देना। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इन कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट, राइट, come into existence by implication. This word is important. They come into existence by implication. Often, most, right, most often the implication is by action. Underline this word, by action. मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूं, मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूं एक्शन, या मैं उसको रिंग दे रहा हूं, और कंडक्ट, और कंडक्ट, राइट, मैंने उसके माथे में सिंदूर लगा दिया, कंडक्ट। अरे समझ में आ रहा है क्या? एक्शन, कंडक्ट, एग्जांपल दे रहा हूं मैडम, ठीक है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन देम। तो इसमें तीन चीजें आती है, इंप्लाइड में तीन चीजें मैडम, इट इज थ्रू एक्शंस और कंडक्ट, कंडक्ट मतलब बिहेवियर, बिहेवियर हम शादीशुदा जैसे भी घूमते हैं हर जगह पे, तो इट्स थ्रू कंडक्ट, थ्रू योर बिहेवियर, कंडक्ट मतलब बिहेवियर, और कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन देम। सेक्शन 9 ऑफ दैट, राइट, कंटेम्पलेट्स, कंटेम्पलेट्स मतलब इंटरप्रेट, अरे कंटेम्पलेट मतलब क्या? इंटरप्रेट, अरे कंटेम्पलेशन मतलब सोचना, अरे बराबर ना, राइट, इंटरप्रेट करना। सच इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन इट लेज डाउन, right, when it lays down that in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. तो याद रखना, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में चाहे तो इधर लिख लेना प्रॉमिस एंड, सॉरी ऐसे लिखो, लाइक ऑफर, ऐसे लिखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक मिनट, इस प्रॉमिस ना, अरे बोलो मुझे, ऑफर, ऑफर इज एक्सप्रेस, एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो एक्सप्रेस, इसको क्या बोलेंगे? ये एक्सप्रेस है, ऑफर एक्सप्रेस, ऑफर एक्सप्रेस है, एक्सेप्टेंस इंप्लाइड है, तो भी ये क्या माना जाएगा? एक्सप्रेस माना जाएगा। दोनों में से कुछ भी रहने दो एक। तीसरा, ऑफर इंप्लाइड है, वो मैंने एग्जांपल दिया मूवी का, सपोज वो रिंग निकालता है, वो चिल्लाती है यस 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 यस, ही प्रपोज मी, ही प्रपोज मी, दैट इज ऑफर इंप्लाइड है, ऑफर इंप्लाइड है, बट एक्सेप्टेंस थ्रू वर्ड स्पोकन है, राइट, एक्सप्रेस, तो भी इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे एक्सप्रेस। एंड लास्ट वाला बोलो मुझे, दोनों इंप्लाइड, दोनों इंप्लाइड है तो बोलो मुझे, उसको हम इंप्लाइड बोलेंगे। ठीक है, समझने के लिए इतना कोई ऐसे केस स्टडी नहीं बनाएगा, डोंट वरी, सिंपल बोल देना, इफ द प्रॉमिस, आई मीन, राइट, ऑफर या एक्सेप्टेंस इज, ऑफर या एक्सेप्टेंस, अरे ध्यान देना, ऑफर या एक्सेप्टेंस इज थ्रू वर्ड स्पोकन और रिटन, इट्स एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर और एक्सेप्टेंस इज थ्रू वर्ड, थ्रू, या राइट, इज थ्रू इम्प्लीकेशन, देन इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी। समझ में आ रहा है क्या कि भाई इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैडम जिसमें ऑफर या एक्सेप्टेंस थ्रू वर्ड स्पोकन होगा या थ्रू वर्ड्स रिटन होगा। एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ध्यान देना, जिसमें ऑफर या एक्सेप्टेंस मैडम थ्रू किसके थ्रू होगा? इंप्लीकेशन होगा। इंप्लीकेशन मतलब थ्रू योर एक्शंस और थ्रू योर कंडक्ट या थ्रू डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज। अरे समझा क्या? अरे एग्जांपल, बस जा रही है, बस जा रही है, तुमने बस वाले को हाथ किया,
राइट, तुम बस में चढ़ गए, इसमें ना ही किसी ने किसी से बात की है, कुछ नहीं है, दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉबलर पता है तुम्हें? तो मतलब हाँ, जूते रिपेयर करने वाला, एक राइट, एक जूते रिपेयर करने वाला बैठा है, वो राइट, वो ब्रश लेके बैठा है, वो राइट, वो सब उसका मटेरियल लेके बैठा है, ठीक है। तुम उसके पास गए, उसके सामने तुमने तुम्हारे जूते रखे पॉलिश करने के लिए, वो उसकी ऑफर इम्प्लाइड ऑफर है कि मैं यहाँ पे जूते साफ करने के लिए बैठा हूँ, रिपेयर करने के लिए बैठा हूँ, उसकी जो ऑफर है वो इम्प्लाइड ऑफर है। तुमने उसके सामने जाके जूते रख दिए, उसने पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी ऑफर इम्प्लाइड है, तुम्हारा एक्सेप्टेंस भी इम्प्लाइड है। मैडम ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे है? इम्प्लाइड है। कुली आ गया, तुम रेलवे से उतरे, तुम्हारा लगेज है, तुमने लगेज नीचे रखा, कूली आया, कूली ने वो लगेज खुद के लाइक सिर पे ले लिया, तुमने उसको कुछ बोला नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, वो चला, तुम उसके पीछे चल दिए। यहाँ पे उसने जो लगेज उठाया दैट इज ऑफर, तुमने उसको कुछ बोला नहीं, तुमने भी उसको बोला, मतलब उसके पीछे चल दिए, तुम्हारा एक्सेप्टेंस भी क्या है? इम्प्लाइड है। तो बहुत जगह पे कॉन्ट्रैक्ट्स इम्प्लाइड होते हैं। आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कूली का एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें, बस वाले का एग्जांपल दिया, समझ में आ रहा है क्या? अरे यस नो, या कॉबलर का एग्जांपल दिया, एटीएम, एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन में क्या गाने सुनते हो क्या? एटीएम मशीन में पैसे विड्रॉ करने के लिए जाते हो ना, तो एटीएम मशीन ऑफर है, तुम गए, तुमने पैसे विड्रॉ किए, कुछ बोलने की जरूरत पड़ी क्या तुम्हें? नहीं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। वेट, राइट, रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, वो वेट करने का मशीन होता है, उसमें 1 रुपए डालो, 2 रुपए डालो, राइट, वेटिंग मशीन, परफेक्ट। नहीं, उसको वेंडिंग मशीन भी बोलते हैं, परफेक्ट, वेटिंग मशीन भी बोलते हैं, नहीं वेटिंग मशीन भी बोलते हैं उसको, वेट करने वाला, वेटिंग या वेंडिंग मशीन, परफेक्ट, ये भी वर्ड है, दोनों है। तो मैडम उधर वो मशीन रखी है, तुम उस मशीन पे चढ़े, तुमने कॉइन डाला, तुम्हारा वेट आ गया उस पर, कितना वेट है, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? मैडम वो मशीन जो जिसने लगाई है उसने इम्प्लाइड ऑफर दी है कि जिसको भी वेट करना है इस मशीन पे आके कॉइन डाले, वो इम्प्लाइड ऑफर है। तुम वहां उस पे चढ़े, तुमने वहां पे कॉइन डाला, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? इम्प्लाइड। अरे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट तो लाइफ में इम्प्लाइड होते हैं, ऐसे थोड़ी कि हर कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड्स स्पोकन या वर्ड्स रिटर्न होने चाहिए, नहीं। आई होप तुम्हारे पास बस का पास है, पीएमटी का पास है, तुम बस में चढ़ गए, बस ऑफर है, बस वाला रुका है, ऑफर है, तुम बस में चढ़े, कंडक्टर को तुम पास दिखाते हो बस, वो भी कुछ नहीं बोलता है, तुम भी कुछ नहीं बोलते हो, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इम्प्लाइड है। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, सपोज तुम एक दुकान में हमेशा जाते हो, वहां से तुम कुछ चॉकलेट्स बाय करते हो, एक ही टाइप का चॉकलेट बाय करते हो, एग्जाम्पल, लाइक तुम, तुम्हारा दुकान, एक सपोज क्लास के बाहर एक दुकान वाला है, तुम उसके पास जाते हो और एग्जाम्पल बॉर्बन वाले बिस्किट बाय करते हो, तुमने उसको 10 रुपए दिए, उसने तुम्हें बॉर्बन के बिस्किट दिए, उसने भी ऑब्जर्व किया तुम डेली बॉर्बन की बिस्किट ही बाय करते हो, 4-5 दिन के बाद तुम डेली जा रहे हो, बाद में वो भी तुमसे बात नहीं करता है, तुम भी उससे बात नहीं करते हो, तुम उसको 10 रुपए देते हो, वो तुम्हें बॉर्बन का बिस्किट देता है, उसको भी पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें भी पता है वो क्या, उसको क्या चाहिए, बाद में तुम बात भी नहीं करते हो, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इम्प्लाइड है, बोलने की जरूरत है क्या? नहीं। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें यू डोंट यूज द वर्ड्स, मे बी इन रिटन फॉर्मेट और इन ओरल फॉर्मेट, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज implied contract। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब थ्रू वर्ड्स स्पोकन और थ्रू वर्ड्स रिटन, एंड अदरवाइज है जिसमें यू आर नॉट यूजिंग वर्ड्स, थ्रू योर एक्शन, थ्रू योर कंडक्ट और थ्रू डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज, मतलब थ्रू योर इम्प्लीकेशंस कॉन्ट्रैक्ट बन रहे, उनको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, उनको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अरे समझा क्या? इसमें एग्जांपल लिख देना, कूली का दिया है क्या, देखो, यस, कूली नंबर 1, तुम्हारा वरुण धवन वाला नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, कूली, राइट, एंड कॉफी का एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देना, मैडम, वेटिंग मशीन,
दूसरा एग्जांपल कॉबलर। एक कॉबलर का स्पेलिंग देख लेना, मेरा गलत हो सकता है, क्या डबल बी है कॉबलर। अरे कॉबलर मतलब जो जूते साफ करता है वो। अरे अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना होगा ना, आज मैं राइट, साफ पैसे हाथ में देना, फेंके हुए पैसे हाथ नहीं लगाता। अरे वो था ना, बहुत हिट मूवी थी उसकी। कॉबलर। मैडम पीएमटी बस, तुम्हें समझने के लिए, पीएमटी बस समझ में आ रहा क्या? बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट तो क्या है मैडम, ये इम्प्लाइड है। अरे यस और नो, तो दो अच्छा फॉर्मेशन में से कितने हुए अपने? दो। कौन कौन से हुए बोलो मुझे? एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, क्वाजी एंड ई कॉन्ट्रैक्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? थैंक यू।